हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे पोएम वे द माइंड इज विदाउट फियर। इस पोएम को लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सबसे पहले जानते हैं पोएट के बारे में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर महान कवि यानी पोएट, लेखक यानी राइटर और चित्रकार यानी पेंटर थे। यह बात तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन इन्होंने ही लिखा है। उन्होंने गोरा, काबुली वाला जैसी बहुत अच्छी कहानियां भी लिखी, ढेर सारी कविताएं लिखी। 1910 में उन्होंने एक कविता संग्रहालय यानी एंथोलॉजी मींस कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी, जिसका नाम था गीतांजलि। 1913 में उन्होंने इस कविता संग्रहालय को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। गुरुदेव जी को उसी साल यानी 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया और इस तरह से इस पुरस्कार को पाने वाले वे पहले नॉन यूरोपियन बन गए। अब चलते हैं पोएम की तरफ। वे द माइंड इज विदाउट फियर इस पोएम को गीतांजलि से लिया गया है। बात उस टाइम की है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था। हम लोग आजाद नहीं थे। तब गुरुदेव जी ने स्वतंत्र भारत की कल्पना की। इस पोएम में गुरुदेव जी स्वतंत्र भारत देश की इमेज विजुअलाइज कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, समाज कैसे होगा, इसका डिस्क्रिप्शन वो इस पोएम में दे रहे हैं। तो आइए समझते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन। Where the mind is without fear and the head is held high। इस फर्स्ट लाइन के पहले पार्ट को ध्यान से समझते हैं। Where the mind is without fear, पोएट ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत देश के नागरिक यानी सिटीजन्स के मन में यानी माइंड में किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। हम लोग बिना भय या डर के जिएंगे। अब समझते हैं शेष पाठ को। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, देश के लोग सिर ऊंचा उठाकर आत्मसम्मान यानी प्रतिष्ठा, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे। वे नॉलेज इज फ्री, नॉलेज यानी एजुकेशन, ज्ञान, शिक्षा, अवेयरनेस, जागरूकता। गुरुदेव जी प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार मिले, नॉलेज शिक्षा मिले, नॉलेज का एक्सेस हो, चाहे वो किसी भी कास्ट जात का हो, रिलीजन यानी धर्म का हो, क्लास यानी वर्ग अमीर मध्यम वर्ग गरीब हो, रीजन यानी प्रांत का हो। शिक्षा प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं होगी। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। Narrow domestic walls, the meaning given, division on the basis of religion, caste, class and color in societies and between countries of the world। Fragments, fragments यानी small pieces, छोटे टुकड़े। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो यानी छोटी, तंग, संकीर्ण, डोमेस्टिक यानी घरेलू, वॉल्स यानी दीवारें। पोइट कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश हो जो टुकड़ों में न बटे,
धर्म, जात पात, अमीर गरीब, भाषा या प्रांतों में न बटे। वो एक अखंड भारत यानी यूनाइटेड इंडिया हो, एक ऐसा भारत जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। Where words come out from the depth of truth। यहां गुरुदेव जी सच्चाई की बात कर रहे हैं। वो एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं जहां पर सभी सच्चाई की राह पर चले। दिल में सच्चाई होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के लोग सच बोलने वाले हों। छल कपट नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, सभी लोग सच्चे होंगे। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। Tireless striving, continuous efforts and struggle, stretches its arm, aims at achieving a goal। Tireless, बिना थके। Striving, प्रयास। Perfection, पूर्णता। उस आजाद देश भारत देश के लोग निरंतर प्रयास करेंगे, कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे और पूर्णता की राहों को छू पाएंगे। इस तरह से हम इंडिया को डेवलप करेंगे। कवि एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जो सभी क्षेत्रों में पूर्णता को छू चुका हो, संपन्न हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। Dead habit, old traditional rituals and customs that are harmful। Stream यानी धारा, रीजन यानी कारण, ड्रेरी यानी सुनसान, डेजर्ट सैंड यानी रेगिस्तान की रेत, डेड हैबिट यानी सड़े रीति रिवाज। कवि प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को बुरे संस्कारों का गुलाम नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में बरसों से अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन, जात पात यानी कास्ट डिस्टिंक्शन, सती प्रथा, सती प्रैक्टिस, बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज, दहेज प्रथा यानी डाउरी प्रैक्टिस पल रही है। इन सब से हमारी सोसाइटी बाहर आ जाए और आगे बढ़े, लोगों की सोच की धारा साफ सुथरी हो। हम जो भी डिसीजन लेंगे उसके पीछे रीजन यानी कारण, लॉजिक यानी तर्क होना चाहिए। हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। Where the mind is led forward by D। D, friends, this word is a word of Old English। The modern equivalent of this word is you, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। Thee yani you. Friends, thee is a word of Old English, archaic English. Ever widening, forever broadening one's outlook। Ever widening यानी हर कदम बढ़ते रहना। Thought, सोच, एक्शन यानी कर्म। ईश्वर हमें हमेशा प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन दे। परम पिता परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। मनुष्य अपने विचार और कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। हमारी सोच बड़ी, विशाल, महान हो, क्योंकि तब हमारे कर्म महान होंगे। Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake। Heaven of freedom, condition of total freedom of good thoughts, good words, and good deeds, while respecting those of others। Heaven यानी स्वर्ग, freedom यानी स्वतंत्रता।
कवि प्रार्थना करते हैं कि उनका देश गुलामी की नींद से उठकर स्वतंत्रता के स्वर्ग यानी हेवन ऑफ फ्रीडम में जागे, तब सभी लोग आजाद होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं इस पोएम के फिगर्स ऑफ स्पीच को। सी द फर्स्ट लाइन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर and the head is held high. See these words, head held high. Yes, you are right. Sound of the letter H is repeated. So the figure of speech is alliteration. अब देखते हैं थर्ड लाइन, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. यहां पर पोएट क्या कर रहा है, वो जो भी दुनिया भर में डिविजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, कलर, उनको कंपेयर कर रहा है किसके साथ? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के साथ। और ये कंपैरिजन इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। तो द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। रीजन, द पोएट indirectly compares divisions in societies to narrow domestic walls. अब चलते हैं सिक्स्थ लाइन की तरफ, where tireless striving stretches its arms towards perfections. यहां पर दो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच alliteration. कैसे? See those two words, striving, stretches. Yes, you are right. Sound of the letters STR are repeated. So the figure of speech is alliteration. दूसरा फिगर ऑफ स्पीच personification है। कैसे? See the words, tireless striving stretches its arms. पोएट कहता है कि स्ट्राइविंग जो है वो अपने आर्म्स स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आर्म्स स्ट्रेच करना ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। और स्ट्राइविंग क्या है? स्ट्राइविंग कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक एक्शन है। तो द पोएट इस क्वालिटी को पर्सोनिफाई कर रहा है। पोएट कह रहा है कि स्ट्राइविंग इज स्ट्रेचिंग इट्स आर्म्स। सो द फिगर ऑफ स्पीच इज personification. Striving is personified as stretching its arms. अब चलते हैं सेवेंथ लाइन की तरफ, where the clear stream of reason has not lost its way. Here the figure of speech is metaphor. Reason, stream, is indirectly compared to reason. See the eighth line now, into the dreary desert sand of dead habit. Here there are two figures of speech. पहला फिगर ऑफ स्पीच alliteration. क्यों? See the words, dreary, desert, dead. Yes, you are right. Sound of the letters D is repeated for better poetic effect. So therefore the figure of speech is alliteration. Second figure of speech है metaphor. क्यों? क्योंकि पोएट कंपेयर कर रहा है इनडायरेक्टली डेजर्ट सैंड को डेड हैबिट से। पोएट डेजर्ट सैंड को कंपेयर कर रहा है इनडायरेक्टली, किसके साथ? डेड हैबिट के साथ। सो द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। अब चलते हैं नाइन्थ लाइन की तरफ, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। हियर poet is directly addressing to God. He is directly talking to God. So the figure of speech is apostrophe. God is addressed directly. अब देखते हैं लास्ट लाइन, into that heaven of freedom my father let my country awake. यहां पोएट डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है किसको?
ऑलमाइटी फादर, परमपिता परमेश्वर को. He is using the words my father. So the figure of speech is apostrophe. God is directly addressed. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी. आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.